अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और नए नए हुनर को सीख के अपनी कदर को बढ़ा रहे होंगे। आज की वीडियो बनाने का मकसद ये है ताकि जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सबके बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर हों। जो लोगों के जहन में सवाल है वो हम उसे क्लियर करने की कोशिश करें। सबसे पहले मैं बात करूँगा इस कोर्स की। जो कोर्स हमने डिज़ाइन किया है KMGIT कमेटी ने, वो इस लिहाज से था कि हम किस तरह आजकल की इकोनॉमिक सिचुएशन को देखते हुए हम ऐसा क्या करें कि हम अपनी इनकम को बढ़ाएं, चाहे वो पाक रुपीस में हो या फिर डॉलर्स में हो। तो उसके लिए हमें कुछ स्किल सेट का आना ज़रूरी है। तो हमने इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए एक कोर्स डिज़ाइन किया जिसमें हम बेसिक बेसिक स्किल्स को सिखा के उसके बाद उनको बेचने का तरीका बता सकें। तो हमारा जो बेसिक फोकस है वो मार्केटिंग की तरफ है। अब मार्केटिंग भी उसी चीज़ की जा सकती है कि कोई हमें स्किल्स आती हो, हमें कोई हमारे अंदर कोई हुनर हो जिसे हम बेच सकें, या हमें किसी चीज़ के बारे में इल्म हो, या किसी को कोई अच्छी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकें। तो बहुत से तरीकों से हम लोग कमा सकते हैं। तो इसमें जो हमारा सबसे पहला टॉपिक था वेबसाइट डेवलपमेंट के हवाले से था। अब वेबसाइट डेवलपमेंट खुद अपने आप में एक बहुत वसी और एक यूं समझे डेप्थ टेक्नोलॉजी और नॉलेज है कि जो आपको महीने 2 महीने या 3 महीने के कोर्सेज में ये कोई नहीं समझा सकता, ना ही कोई सिखा सकता है। इसके लिए प्रॉपर आपको इसके लिए यानी मार्केट में इन होके जब तक आप साल 2 साल 3 साल इसमें जॉब नहीं कर सकते, आप इसमें मास्टर की तरफ नहीं जा सकते। लेकिन हमने इसको इतना स्क्वीज किया है, इतना समझाने की कोशिश की है कि आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते रहें कि भाई वेबसाइट बनती कैसे है, वेबसाइट में होता क्या है। अभी आप लोगों को बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज होंगी, लाइक HTML CSS जिस तरह से आप लोग देख रहे हैं, जावा स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं, तो आपको ये इशू होता होगा कि भाई ये हम कैसे सीखेंगे, इसमें इतनी चीज़ें हैं। लेकिन आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। हम आगे की तरफ जब जाएंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा कि हम किस तरीके से इस कोर्स को लेके चल रहे हैं और इसका मकसद क्या था आपको सिखाने का। क्योंकि जाहिर सी बात है कि इतना सब कुछ हम इतना जल्दी तो कवर नहीं कर सकते। तो आपको एक नॉलेज प्रोवाइड करना, एक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना और उससे रिलेट थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी चीज़ों को बताना, ये हमारे लिए ज़रूरी था। बाकी रिसर्च आप खुद कर सकते हैं। इंटरनेट पे सारी चीज़ें मौजूद हैं, गूगल पे, यूट्यूब पे, आपको जो अच्छा रास्ता मिले आप उससे अपनी इंफॉर्मेशन को बढ़ाएं, अपने नॉलेज को बढ़ाएं और स्किल सेट को अपने और बढ़ा सकते हैं। तो चलते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं, मैंने कुछ टॉपिक्स आपके लिए सिलेक्ट करके रखे हैं। हम सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज़ वेबसाइट। बेसिकली वेबसाइट क्या है? वेबसाइट कहते हैं इंटरनेट पे जब कोई वेब पेजेस हम बनाते हैं या वेब पेज बनाते हैं, सेट ऑफ पेजेस को हम वेबसाइट कहते हैं। ठीक है, जैसे कि आप इसको देख सकते हैं, कोडिनार मेमन जमात की एक वेबसाइट है और इसके अंदर बहुत से पेजेस हैं, होम, अबाउट अस, सर्विस और बहुत सारे पेजेस आप देख रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें मिलके बनती है एक वेबसाइट। ठीक है, इतना कॉन्सेप्ट सबका क्लियर है। एंड देन फिर हम आते हैं कि यूआरएल क्या है। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ये है यूआरएल। यहाँ पे ब्राउज़र के अंदर हम यूआरएल लिखते हैं, यानी बेसिकली ये वो आइडेंटिफिकेशन है जो हर वेबसाइट को इंडिविजुअली प्रोवाइड की जाती है, जो हम इंटरनेट से ख़रीदते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे अगर मुझे ये कहना हो किसी को कि भाई मुझे रिजवान भाई के यहाँ जाना है, तो अब अगर कोई शख्स रिजवान भाई को भी जानता है या रिजवान भाई को नहीं भी जानता, तो वो वहाँ जाएगा कैसे? जब तक कि मैं उसे स्पेसिफिक एक एड्रेस नहीं बताता कि भाई आप XYZ और इस मोहल्ले में या इस गली में चले जाए और वहाँ पे आपको रिजवान भाई मिल जाएंगे। तो इसी तरीके से इंटरनेट की दुनिया में सबको एक एड्रेस प्रोवाइड होता है। और एड्रेस वो इस तरह का होता है, जैसे आप लोगों के घरों में आप लोगों ने देखा होगा, जब आप इंटरनेट लगवाते हैं तो वो कुछ IPs वगैरह लिख के यूआरएल के अंदर और फिर उसकी सेटिंग करता है। तो बेसिकली होता यह है कि सब चल तो IP के ऊपर ही रहा होता है, लेकिन इसको यूज़र फ्रेंडली बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं डोमेन का, जिसे हम कहते हैं यूआरएल। अब जैसे मिसाल के तौर पे कोडिनार मेमन जमात .com, ये एक डोमेन है जो हमने परचेज किया कोडिनार मेमन जमात के लिए। अब ऐसा ज़रूरी भी नहीं था, ये अवेलेबल था तो हमें मिल गया, अगर नहीं मिलता तो
तो ये चीज़ बड़ी मायने रखती है और देखने जैसी होती है, क्योंकि ये यूआरएल पूरी दुनिया में किसी के पास नहीं होगा, ये डोमेन किसी के पास नहीं होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब इस ऐसी बहुत सी कंपनीज मौजूद है जहाँ से हम डोमेन परचेज करते हैं, जिसके लिए सर फहरिस्त है। गोडैडी से हम डोमेन भी लेते हैं, होस्टिंग भी लेते हैं। अच्छा, फिर मैं होस्टिंग और सर्वर की तरफ आता हूँ कि ये क्या चीज़ें हैं, ताकि आपको पता चल सके कि हम इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं और क्या है, ताकि आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स इस पे क्लियर हो जाएं। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है होस्टिंग। होस्टिंग और सर्वर आप एक उसमें ले सकते हैं। दरअसल बेसिकली सर्वर क्या होता है? सर्वर हम उसको कहते हैं, जैसे एक ऐसा कंप्यूटर जो बहुत से कंप्यूटर से जुड़ा हुआ हो, जो बाकी कंप्यूटर्स को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा हो, तो उसे हम कहते हैं सर्वर। अब वो सर्वर कंप्यूटर भी होता है, सर्वर मशीन्स भी होती हैं जो हमें ये चीज़ें प्रोवाइड करती हैं। आपको ऊपर ऊपर से थोड़ा सा समझाने के लिए, क्योंकि अगर मैं डेप्थ में जाऊंगा तो ये बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। तो आप यूँ समझ लें कि आप वेबसाइट बनाते हैं, आपको वेबसाइट बनाने का तरीका बताया गया है कि अपनी फाइल्स आपने रख ली, HTML CSS JS की फाइल आपने रख ली और आपकी वेबसाइट बन गई लोकल आपके कंप्यूटर के ऊपर। अब अगर वही वेबसाइट आप मुझे दिखाना चाहते हैं या दुनिया को दिखाना चाहते हैं, तो वो आप किस तरह से करेंगे? इसका तरीक़ेकार ये होता है कि हम एक ऐसी कंपनी से या ऐसे लोगों से राब्ता करते हैं कि जो हमारी वेबसाइट को अपने सर्वर पे रखें, उसे होस्ट करें। उसे हम कहते हैं होस्टिंग। उससे होता यह है कि उनके पास जो बड़ी-बड़ी मशीन्स होती हैं लाइक सर्वर्स, और वो वहाँ पे हमारे एक हम उनसे एक स्पेस परचेज़ कर लेते हैं, लाइक 2 GB, 5 GB, 10 GB, 20 GB। हम उनसे एक जितनी हमारी वेबसाइट का साइज हो, हम उनसे एक स्पेसिफिक स्पेस खरीद लेते हैं और उनसे कहते हैं कि भाई ये आप है ना अपने सर्वर पे मुझे ये होस्ट कर लो, और वो लोग इसके बदले हमसे कुछ पैसे ले लेते हैं। अब डोमेन और होस्टिंग के पैसे होते हैं सालाना, ठीक है? तो इस तरह से ये होता है कि हमारी वेबसाइट दुनिया भर में नज़र आती है। बस आपको ये करना होता है, डोमेन और होस्टिंग को अपनी कनेक्ट करना होता है, और आपकी वेबसाइट जो आपने लोकल पीसी पे बनाई थी, जब वो आप होस्ट करते हैं, तो पूरी दुनिया उसे देख सकती है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। अच्छा, नेक्स्ट चीज़ की तरफ आते हैं, लैंग्वेजेस। अच्छा, वेबसाइट बनाने के लिए हमें हम कुछ कोडिंग का यूज़ करते हैं। अब कोडिंग में भी अलग-अलग लैंग्वेजेस होती हैं। लैंग्वेजेस होती हैं 2 तरह की। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल एक होती है क्लाइंट साइड, एक होती है सर्वर साइड। अच्छा, क्लाइंट साइड क्या होती है, सर्वर साइड क्या होती है? थोड़ा-सा सर्वर साइड और क्लाइंट साइड को क्लियर करने के लिए मैं आपको एक इमेज दिखाना चाहूँगा, तो उसे गौर से देखिएगा। सॉरी। तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास एक इमेज है, जिसके अंदर एक सर्वर साइड है और एक क्लाइंट साइड है। बेसिकली क्लाइंट साइड हम कहते हैं ब्राउज़र को। ब्राउज़र पे ये होता है कि ब्राउज़र एक ऐसी चीज़ है, चाहे क्रोम हो गया, माइक्रोसॉफ्ट एज हो गया, फायरफॉक्स हो गया, इस तरह के और भी ब्राउज़र्स आते हैं मार्केट में। तो हम जो ब्राउज़र यूज़ कर रहे हैं वो क्रोम यूज़ कर रहे हैं इस वक्त। तो ब्राउज़र करता यह है कि जो रिस्पॉन्ड हमें सर्वर की तरफ से मिलता है, वो उसे यूनिफॉर्म तरीके से हमें दिखाता है, लाइक HTML CSS जावा स्क्रिप्ट। ये होती है क्लाइंट साइड लैंग्वेजेस, जो क्या करती हैं कि हमें ब्राउज़र पे उस इंफॉर्मेशन को एक यूज़र फ्रेंडली माहौल में, यानी ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में हमें दिखाती हैं, ठीक है? अब होता यह है कि जब भी हम कोई ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं वेबसाइट के ऊपर, या जैसे हम क्लिक करते हैं या हम फॉर्म फिल करते हैं या XYZ हम कुछ भी करते हैं, जो हमें चीज़ें नज़र आ रही होती हैं, ये चीज़ अपनी क्लियर रखिएगा। जो वेबसाइट हमें नज़र आ रही है वो HTML CSS और जावा स्क्रिप्ट है, क्योंकि ये क्लाइंट साइड लैंग्वेजेस हैं, ठीक है? और जो हम ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, लाइक फॉर्म फिल करना, या क्लिक होने के बाद क्या होगा, या कंडीशनल लॉजिक जिसे हम कहते हैं कि भाई अगर ऐसा नहीं ऐसा करे यूज़र, या यूज़र ऐसे नहीं वैसे करे, या लॉग इन करे या साइन अप करे, तो क्या हो? हम उन रिक्वेस्ट को भेजते हैं सर्वर की तरफ। जब वो रिक्वेस्ट सर्वर की तरफ जाती है, तो सर्वर उसे इंटरप्रिटेट करता है
इन लैंग्वेज ऑफ PHP। अच्छा, अब हमारे पास जो वेबसाइट बनी होती है वो दो लैंग्वेजेस के ऊपर उसका बेस होता है, यानी और भी होती हैं ऑब्वियसली, लेकिन हम बेसिक बात करेंगे दो लैंग्वेजेस की, लाइक PHP एंड ASP.NET। अभी हम PHP पे काम कर रहे हैं तो हम PHP के हवाले से बात करेंगे। बेसिकली अब मैं आपको थोड़ा सा समझाता चलूँ PHP क्या है। PHP एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो बेसिकली वो चीज़ें परफॉर्म करती है सर्वर साइड पे जो लॉजिकली होती हैं। प्रोग्रामिंग के हवाले से तो आपको मालूम ही होगा। अगर मैं इसकी भी डिटेल में जाऊं तो यानी ये छोटे टॉपिक्स नहीं है, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं इसको बहुत ही स्क्वीज करके आपको समझा सकूं, या एक बहुत ही यानी यूं समझ लें दरिया को कूजे में रखने वाली बात है। तो मैं कोशिश पूरी कर रहा हूँ, अगर फिर भी कहीं रह जाऊं तो सॉरी, लेकिन पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि मैं आपको ये चीज़ समझा सकूं। तो PHP बेसिकली एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो हमारे सर्वर साइड चीज़ों को ऑपरेशंस को परफॉर्म करती है। अब जैसे कि ये मैं आपको समझाता हूँ कि फर्ज करें आप फेसबुक पे गए, फेसबुक पे आपने एक साइन अप फॉर्म भरा, आपने फॉर्म भरा मोहम्मद अरसलान के नाम से और ईमेल आपने रखी mohammedarsalan@gmail.com। अब जब वो रिक्वेस्ट सर्वर पे जाएगी, सर्वर उसे देखेगा और फिर अपने पास डेटाबेस के अंदर सेव कर देगा। डेटाबेस क्या होता है? डेटाबेस एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे आपकी सारी इंफॉर्मेशन सेव हो रही होती है। जब वो सर्वर की साइट पे भेजेगा, सर्वर उसको नहीं समझ सकता तो सर्वर PHP से बात करेगा और PHP अपनी लैंग्वेज के थ्रू, अपनी लॉजिकल जो भी हम उसमें रखेंगे उसके थ्रू वो डेटाबेस में उस डाटा को रिकॉर्ड कर देगी। ठीक है, फिर इस हिसाब से अगर फर्ज करें वही रिकॉर्ड में दोबारा एंटर करता हूँ और क्लिक करता हूँ तो दोबारा वो रिक्वेस्ट सर्वर पे जाएगी और फिर PHP को जब वो रिक्वेस्ट जाएगी तो वो कंडीशनली लॉजिकली उसे रीड करेगा और देखेगा कि डेटाबेस में कहीं ये रिकॉर्ड पड़ा हुआ तो नहीं है। जब उसे मिलेगा तो वो उसे डिनाई कर देगा और अगर नहीं मिलेगा तो वो उसे इंसर्ट कर देगा। तो ये सारी कंडीशनल लॉजिक जो होती है ये सर्वर साइड लैंग्वेज पर ही हम कर सकते हैं। हाँ, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हम क्लाइंट साइड लैंग्वेज पे भी कर सकते हैं, लाइक जावा स्क्रिप्ट के ऊपर, या उसकी कोई लाइब्रेरी हम यूज़ कर लें, जेक्यूरी हो गई, नेक्स्ट जेएस हो गया, नोड हो गया, या रिएक्ट हो गया, एंगुलर हो गया, ये सारी जावा स्क्रिप्ट की लाइब्रेरीज हैं। अब ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस या क्लाइंट साइड या सर्वर साइड लैंग्वेजेस की आप तरफ जाएंगे तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे। तो मैं थोड़ा सा आपको मैंने एक ये ओवरव्यू दे दिया है कि लैंग्वेजेस बेसिकली होती क्या है। तो आप बेसिकली अभी फिलहाल ये समझ लें कि HTML CSS जावा स्क्रिप्ट बेसिकली इनका काम ये होता है कि एक वेबसाइट जो फ्रंट एंड पे हमें एक स्ट्रक्चर पूरा नज़र आ रहा है वो होती है HTML CSS जावा स्क्रिप्ट पे बना हुआ होता है। जैसे कि अगर मैं कुरिनार में जमात की ये वेबसाइट खोलूँ तो आप अगर इसको कंट्रोल यू करेंगे तो आप देख पाएंगे कि इसके अंदर ये जितनी भी चीज़ें आपको दिख रही हैं या तो वो HTML के एलिमेंट्स होंगे या CSS की प्रॉपर्टीज होंगी या फिर JS का काम हो रहा होगा। लाइक देखें ये फंक्शंस लिखे हुए आ रहे हैं जावा स्क्रिप्ट के, और ये CSS की फाइल्स आप यहाँ से देख सकते हैं कि ये देखें CSS लिखी हुई है, देख रहे हैं आप। अच्छा, इसी तरह से हम बात करते हैं इनलाइन CSS क्या होती है, एक्सटर्नल CSS क्या होती है, और एक होती है इनलाइन CSS, एक्सटर्नल CSS, और एक हेड में होती है CSS। यानी तीन तरीके से CSS को लिखा जा सकता है। अच्छा, इसमें मैं बताता हूँ ये तीनों तरीके कौन कौन से हैं। एक होती है इंटरनल यूज CSS, जैसे कि आप देख रहे हैं इसी पेज के ऊपर उसने CSS लिख दी है कि अगर IMG टैग हो और उसके अंदर ये क्लास मौजूद हो तो हमें उसका क्या करना है। ठीक है, इसे कहते हैं इंटरनल CSS। अच्छा, एक होती है फाइल बनाकर। अब जैसे मैं अगर इसको क्लिक करता हूँ तो ये देखिए मेरे पास पूरी फाइल खुलेगी जिसके अंदर CSS लिखी हुई है। ठीक है, तो ये जिस तरह CSS लिखी हुई है इस तरीके को कहते हैं एक्सटर्नल CSS। ठीक है, यानी एक फाइल के अंदर सेव करवा के और फिर हमने उस फाइल को इससे लिंक करवा दिया। ठीक है, अच्छा ये करने की जरूरत क्या पड़ी, पहले दोनों का एक मतलब समझ लेते हैं ना कि यार हम चाहते तो हेड में भी लिख सकते थे CSS, स्टाइल टाइप टेक्स्ट CSS का हम टैग खोलते और उसके अंदर CSS लिख देते तो हमारा काम हो जाता। क्या जरूरत पड़ी हमें दूसरी CSS की फाइल बनाने की? हमें ज़रूरत इसलिए पड़ी कि अगर हम यहाँ पे लिखते तो कोड हमारा काफ़ी मैसी हो जाता।
लंबा होता जाता है, यानी हम किस किस एलिमेंट को देते चीज़ें को। तो इसलिए हम हमेशा कोड को साफ सुथरा रखने के लिए और फाइल्स में डिफरेंशिएट करने के लिए कि कौन सी सीएसएस किस चीज़ के लिए लिखी गई है, तो हम उसे अलग अलग फाइल्स में रख देते हैं। अब जैसे कि आप यहाँ देख रहे होंगे कि बहुत से प्लगइन्स आ रहे हैं और उसके अलग अलग सीएसएस मौजूद हैं। ये खैर आपको आगे कोर्स में जाके पता चलेगा कि व्हाट इज प्लगइन्स एंड थीम्स एंड वर्डप्रेस, ये आपको आगे जाके इन चीज़ों के बारे में पता चलेगा। तो बेसिकली आप देख रहे हैं कि सीएसएस का मकसद क्या है, और इस तरह से HTML के टैग्स आपको पढ़ाए गए हैं। आप चाहें तो एक वेबसाइट है जो आप लोगों को दी भी गई थी, w3schools.com। बेसिकली यहाँ पे आप अपनी एलिमेंट्स को लेके टेस्टिंग कर सकते हैं कि HTML के एलिमेंट्स जो है वो वर्क कैसे करते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आप कि पूरा पूरा ये HTML का एक फॉर्मेट बना हुआ है, और हम जो भी यहाँ पे लिखेंगे वो यहाँ पे एग्जीक्यूट करके हमें दिखा भी देगा। आप यहाँ पे आराम से टेस्टिंग कर सकते हैं। ओके, इसी तरह से CSS के एट्रीब्यूट्स भी हैं। जावा स्क्रिप्ट की भी आप यहाँ पे टेस्टिंग कर सकते हैं। अब जावा स्क्रिप्ट के लिए आपको ये थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि भाई ये जावा स्क्रिप्ट क्या होती है, डॉक्यूमेंट गेट एलिमेंट बाय आईडी क्या होती है। मैंने कहा ना कि हर एक लैंग्वेज अपने अंदर बहुत सी डेप्थ रखती है। ये हम आपको छोटे से कोर्स में कवर नहीं करवा सकते, लेकिन हम आपको इंट्रोडक्शन और एक बेसिकली बिगनर्स लेवल पे हम आपको बता देते हैं कि इनका यूजेज कैसा है। जैसे जैसे आप वेबसाइट बनाना सीखेंगे या उसको समझना सीखेंगे, आपको समझ में आ जाएगा कि इनका इस्तेमाल कैसे होता है, कहाँ होता है, और इसका हम क्या करते हैं। थोड़ा सा तवज्जो देने की ज़रूरत है, और इंटरनेट पे हर चीज़ मौजूद है। अगर कोई करना चाहता है तो याद रखिएगा, कोई भी टीचर आपको सिर्फ रास्ता दिखा सकता है, उस रास्ते पे चलने का तरीका आपको खुद को सीखना होगा और समझना होगा। ठीक है, तो हमने HTML CSS जावा स्क्रिप्ट को कवर किया, हमने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को समझ लिया। अगर किसी को कोई भी चीज़ में इशू हो, कंफ्यूजन हो, तो वो हमसे पूछ सकता है। अच्छा, नेक्स्ट थिंग मैं इस पे आता हूँ कि हमारे पास इसी तरीके से जावा स्क्रिप्ट जे क्यूरी क्या होती है, दोनों में फ़र्क क्या है। देखें, ज़्यादा फ़र्क नहीं है। जावा स्क्रिप्ट एक लैंग्वेज है इटसेल्फ, और जे क्यूरी उसकी एक लाइब्रेरी है। ठीक है, यानी जावा स्क्रिप्ट के ऊपर एक बंदे ने पूरी लाइब्रेरी बनाई और उसका नाम रख दिया जे क्यूरी। अब जे क्यूरी की भी अपनी बहुत सारी टैग्स दोनों के सेम सेम ही मिलेंगे आपको, अगर आप गूगल करेंगे तो। और इसी तरीके से जेक्यूरी की लाइब्रेरीज आती हैं डिफरेंट, लाइक एंगुलर, रिएक्ट, और ये इन सब पे भी वेबसाइट बनती है। ये बड़े बड़े फ्रेमवर्क्स बन चुके हैं आज की दुनिया में। तो ये एक मजीद, खैर, लंबा डिस्कशन हो जाएगा। मैं आगे बढ़ता हूँ कि CSS लाइब्रेरीज भी इस तरह से होती है। और इसकी एक मिसाल आप यूँ ले लें कि अभी एक फ्रेमवर्क है CSS JS का, बूटस्ट्रैप फ्रेमवर्क है एक। वो आगे आपको क्लास में बताया जाएगा बूटस्ट्रैप करता क्या है। अब मैं आपको एक छोटा सा इसका इंट्रो देता चलूँ। जैसे मिसाल के तौर पे आप ये पूरी एक HTML लिखते हैं और यहाँ पे आप उसकी CSS करते हैं। ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा इस तरह से समझा देता हूँ कि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि हमने एक HTML लिखी है और उसकी हमने यहाँ पे CSS लिखी है। तो अगर क्या हो कि हमें ये चीज़ें बनी बनाई मिल जाए, हमें सिर्फ और सिर्फ फाइल लोड करनी पड़ेगी और अ, हमारी वो चीज़ पूरी हो जाए। तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं बने बनाए फ्रेमवर्क्स, लाइक बूटस्ट्रैप हो गया, और भी ऐसे फ्रेमवर्क्स आते हैं जो आपका काम आसान कर देते हैं वेबसाइट बनाने में। और आपको जस्ट वो लाइब्रेरीज ऐड करनी होती हैं, उनकी क्लासेस ऐड करनी होती हैं, और आपका काम इजीली हो जाता है। अब जब आगे आप क्लास में जाएंगे और इस कोर्स को पढ़ेंगे तो आपको बहुत सी चीज़ें क्लियर होती रहेंगी। सपोर्टिव के लिए मैं वीडियोस इस तरह की बनाता रहूँगा आपके लिए। ठीक है, तो नेक्स्ट हम आते हैं कोड एडिटर की तरफ। अच्छा, कोड एडिटर क्या होता है। अब देखिए, ये सारी लैंग्वेजेस लिखने के लिए अभी तो आप देख रहे होंगे W3 स्कूल से मैंने ये एक ऑनलाइन टूल है जिससे मैं चेक करके आपको दिखा रहा था। अब इसी तरीके से एक हमारे पास कोड एडिटर्स आते हैं बहुत सारे, लाइक पहले एक वक्त में ड्रीम व्यूवर के ऊपर काम होता था, अगर शायद किसी को पता हो। इससे पहले भी काम होता था नोट पैड के ऊपर पूरे कोड्स लिखे जाते थे, उसके सेव किया जाता था, और फिर वो फाइल्स बनाई जाती थी। फिर इस तरह से आगे
इन्वेंशंस होती रही और नए नए एडिटर्स आते रहे। तो अभी जो हम जिस एडिटर पे काम कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं सबलाइम पे। विजुअल स्टूडियो पे भी काफ़ी लोग काम करते हैं, लेकिन सबलाइम थोड़ा सा लाइट वेट होता है, तो इस वजह से ज़्यादातर हम कोशिश करते हैं कि आसानी जो समझ में आ जाए, और आसान भी है थोड़ा समझना, तो इसलिए हम लोगों को प्रेफर करते हैं कि आप शुरू में सबलाइम की तरफ आएँ और सबलाइम को अपने पास डाउनलोड करें और यहाँ पे अपनी प्रैक्टिस को जारी रखें और अपनी फाइल्स को सेव करें, और इसी तरीके से आगे अपनी चीज़ों को सीखते रहें। ठीक है, तो कोड एडिटर आपको समझ में आ गया। कोड लिखने के लिए जो चीज़ हमें चाहिए होती है उसे हम कोड एडिटर कहते हैं। अब एडिटर आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करिए कि अभी सीखने की यानी बिगनर के तौर पे आप सबलाइम को यूज़ करें, जो आपको समझने के लिए और बाकी सारी चीज़ों के लिए आसानी रहेगी उसके लिए। ठीक है, तो सबलाइम आपको पता है एक कोड एडिटर है, ये भी आपको समझ में आ गया। अच्छा, नेक्स्ट थिंग के पीएचपी के फ्रेमवर्क्स क्या होते हैं। अब जिस तरह से हमने पहले बात की थी कि आपको पता होगा कि मैंने आपको बताया था कि जावा स्क्रिप्ट एक लैंग्वेज है और जावा स्क्रिप्ट की लाइब्रेरीज होती हैं अलग अलग, जेक्यूरी, एंगुलर, रिएक्ट, इस तरह से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है पीएचपी, और पीएचपी पे बने हुए हैं बड़े बड़े फ्रेमवर्क्स। अब इसकी अगर डेप्थ में जाएंगे तो समझाना थोड़ा सा लेंथी होता रहेगा और बहुत वो हो जाएगा, लेकिन मैं आपको एक आसान उसमें समझा देता हूँ कि पीएचपी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिस पे हम कोड लिख के लॉजिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं। इसी तरह से पीएचपी के बने बनाए एक फ्रेमवर्क्स होते हैं। अब फ्रेमवर्क्स क्या हैं? वर्डप्रेस, शॉपिफाई, लारावेल, कोडिग्नेटर, येन, केक, इस तरह के और भी बहुत से फ्रेमवर्क्स है। अभी हम जिन पे फोकस करेंगे वो होगा हमारा वर्डप्रेस। ठीक है, वर्डप्रेस बेसिकली पीएचपी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे बना हुआ एक फ्रेमवर्क है जो पूरा हमें सीएमएस दे देता है। अब आपका सवाल होगा कि भाई ये सीएमएस क्या है, तो मैं आपको थोड़ा सा ऐसे समझा दूं कि सीएमएस इज कॉल्ड कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, मेरी शायद गलतियां भी है, पकड़ पकड़ के बताता रहेगा मुझे साथ में। ठीक है, तो बेसिकली सीएमएस इज कॉल्ड कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। अब आगे जैसे जैसे आप कोर्स करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम करता क्या है, होता किस तरह का है। सपोर्टिव के लिए वीडियोस मैं बनाता रहूँगा इसी तरह से। फिर हमारे पास एक चीज़ आती है लाइक शॉपिफाई, विक्स, और इस तरह की और भी चीज़ें हैं जो आपको ऑनलाइन बैठे बैठे आपको वेबसाइट बना के दे देती है, जस्ट कुछ क्लिक्स के ऊपर, कि आपको कुछ सेटिंग्स वेटिंग्स करनी होती है और आपकी वेबसाइट तैयार हो जाती है। इसके ऊपर भी आगे जाके कोर्स में बात होगी कि वर्डप्रेस, शॉपिफाई और विक्स में क्या फ़र्क है। अच्छा, फिर वर्डप्रेस के अंदर थीम्स आती हैं, प्लगइन्स आते हैं, वो क्या होते हैं। तो जिस जिस तरह से आप आगे बढ़ते रहेंगे आपको बहुत सी चीज़ें क्लियर होती रहेंगी। तो उम्मीद है कि मैंने बेसिक चीज़ों को लेके जो आप लोगों को कन्फ्यूजन है वो मैंने दूर कर दिया है। अगर कोई ऐसा सवाल हो या कोई ऐसी चीज़ हो जो आपको समझ में ना आई हो या आप चाहते हो कि मैं उस पे एक वीडियो बना दूं, तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। इजाज़त दें, शुक्रिया, थैंक यू।